तो नमस्कार कृषि छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और जैसा कि आपको पता है कि पिछले हमने जो है 3 लेक्चर अब तक हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम कंपोजिशन ऑफ मिल्क पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है डेयरी फार्मिंग पढ़ा और मिल्क प्रोडक्शन पढ़ा। मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी फार्मिंग जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो है मेन पार्ट था डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन। इसमें से लगभग और लगभग आपके जो है 10 क्वेश्चन पक्के होते हैं इस टॉपिक से। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इससे दोस्तों आपके लगभग 5 क्वेश्चन बनेंगे पीएटी में। तो आपका जो पीएटी में ये मेन पोर्शन होने वाला है और आज इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको जो है एक पेन कॉपी लेकर बैठना है ताकि जो भी मैं लिखाऊं उसको आपको लिखना है और समझना है। ठीक है, और मैं जो बात बोलूं वो बात भी आपको लिखना होगा दोस्तों। क्यों लिखना होगा उसका मैं कारण बताता हूँ कि कई सारी चीज़ों को मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाता हूँ बाय चांस। तो आप जो है जो भी आपको इम्पोर्टेंट मेरी बात लगती है समझने के लिए, कुछ थॉट्स आपको ऐसे लगते हैं, तो उनको आप जो है नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपके जो है ग्रुप्स में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन या जिसे संगठन कहते हैं, तो संगठन क्या होता है? तो दोस्तों समझिए, संगठन उस वस्तु विशेष चीज को कहेंगे जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज का कंटेंट दिया हो। जैसा कि आपको पता है दूध है, तो दूध जो है केवल दूध उसमें एक अकेले संगठन से मिलकर तो नहीं बना है। उसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। उन चीजों को ही हम कंपोजिशन कहते हैं। और ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिल्क के बारे में। तो मिल्क का कंपोजिशन हम उसे कहेंगे। ठीक है, अब कंपोजिशन में आपके दूध में देखो, जैसे लिक्विड भी होता है और ठोस भी होता है, दोनों चीजें इसमें होती हैं। तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दूध के बारे में पढ़ते हैं कि मिल्क एक्चुअल जो है मिल्क प्रोसेस क्या है, मिल्क होता क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जो मिल्क होता है दोस्तों, ये जो मादाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के मेमरी ग्रंथि से निकलता है। फीमेल्स के मेमरी ग्लैंड से बाहर आता है, मेमरी ग्लैंड से निकलता है। अब मेमरी ग्लैंड क्या होती हैं? तो इसमें केवल मेमरी ग्लैंड जिम्मेदार नहीं होती हैं, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं। तो उनको जो है हम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? तो इनको जब हम एनिमल एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, और एनिमल जब पढ़ेंगे तब हम इसको जो है बेसिक से कवर करेंगे, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें आपका ये मिल्किंग प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो ये आपका मेमरी ग्लैंड से निकलने वाला एक नेचुरल लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें नॉर्मली देखें तो 3.25% जो है फैट होता है, और आपका जो है 8.5% 8.5% टू 9% तक आपका एसएनएफ होता है। अब एसएनएफ क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है बसा रहे ठोस, सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट, ये आपका होगा दोस्तों। ठीक है, तो लगभग लगभग में ये अमाउंट आपका इसमें देखने को मिलेगा, फैट इतना मिलेगा, एसएनएफ इतना मिलेगा। तो ये दूध का हम जो है ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है। अब जो आपका दूध होता है दोस्तों, तो वो बछड़े के जन्म के बाद, आफ्टर दी काविंग, काविंग इज दी प्रोसेस। हम आपने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, काविंग, और कई सारी टर्मिनोलॉजी होती है। तो काविंग जो है हम काऊ में इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं जन्म देने की प्रक्रिया। तो काविंग के 1 से 5 दिन तक हमें खीस प्राप्त होता है। ठीक है, खीस जिसे तेली, चीका, पेवसी, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और 5 से बाकी डेज तक, जो 5 दिन के बाद जो है हमें क्या प्राप्त होता है, 5 दिन के बाद क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। और दूध हमें कब तक प्राप्त होता है? तो बछड़े का जन्म होने से 15 दिन पूर्व तक, 15 दिन पूर्व तक, बिफोर दी काविंग प्रोसेस, तब तक हमें दूध प्राप्त होता है। तो बछड़े के जन्म से 5 दिन बाद और 15 दिन पूर्व तक, जो अगला बछड़ा आएगा उसके 15 दिन पूर्व तक जो है ये हमें प्राप्त होने वाला है।
लेकिन दोस्तों हम 15 दिन पूर्व तक दूध नहीं लेते हैं। हम जो है एक निश्चित समय पर गाय को ड्राई कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, अगर हम लगातार दूध उससे लेते रहे तो जो गाय का गर्भाशय है, गर्भाशय में जो बछड़ा बन रहा है नया, उसका पोषण जो है गाय अपने प्रोटीन वगैरह से कर रही है। लेकिन अगर उन प्रोटीन्स को तुम जो है दूध के रूप में बाहर निकाल लोगे तो वो जो है बछड़ा क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाएगा, कमजोर बछड़ा हो जाएगा। और कमजोर बछड़ा हो जाएगा तो बाहर आके वह मर जाएगा। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए, अगर बछड़ा मर गया तो आप पूरी ईयर जो है दूध नहीं निकाल सकते, कंप्लीट ईयर आप दूध नहीं पी सकते, क्योंकि बछड़ा ही मर गया तो आप दूध कहाँ से निकालोगे। इसीलिए जो है हम लगभग 65 डेज, 65 टू 95 डेज पहले ही गाय को जो है सुखा लेते हैं, यानी ड्राई कर लेते हैं। तो ये ड्राई करने की जो विधियां होती हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, कैसी होती हैं उन विधियों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ड्राई किया जाता है, उसमें क्या होता है, हम गाय का धीरे धीरे दूध लेना बंद कर देते हैं। अब दूध लेना बंद कैसे करते हैं दोस्तों, तो हम जो है अल्टरनेट तरीके से दूध लेना शुरू करते हैं। अल्टरनेट में क्या होता है दोस्तों, जैसे मॉर्निंग में नहीं लिया और शाम को निकाल लिया, इस प्रकार हम अल्टरनेट तरीके से दूध निकालना शुरू करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द काउ। ठीक है। अब दूध को जो है कंप्लीट फूड बोला गया है। कंप्लीट फूड, और किसी फूड को कंप्लीट तब बोला जाता है जब उसमें सारी चीजें होती हैं। तो दूध को क्या बोला गया है, कंप्लीट फूड बोला गया है। लेकिन दूध में जो है कुछ तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड कहा जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि दूध को निम्न में से कहा जाता है, ऑप्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड दिया हो और कंप्लीट फूड दिया हो, तो आपका सही आंसर होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड। लेकिन अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड ना दिया हो तो आपका केवल कंप्लीट फूड रहेगा। लेकिन अगर उसने दोनों ऑप्शन रख के और यहाँ दे दिया हो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तब आपको केवल ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड ही टिक करना है, क्योंकि ये जो है 100% सही रहेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है, कंप्लीट फूड क्यों नहीं कह रहे, तो इसमें जो है आपका विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, आयरन, आयरन यानी लोहा, इन तत्वों की जो है कमी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो है आपका कॉपर है, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, आयोडीन, आयोडीन जैसे तत्वों की कमी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड। मतलब इन तत्वों की कमी होती है लेकिन फिर भी हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड कहेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे जो है हम इसके संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन में आपको बेसिक बता दूं, तो बेसिक हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो इसकी लिक्विड फॉर्म पढ़ेंगे, लिक्विड यानी कि इसका द्रव फॉर्मेट पढ़ेंगे, और एक इसका सॉलिड फॉर्म पढ़ेंगे। सॉलिड, सॉलिड में हम पढ़ेंगे इसका जो ठोस भाग होता है। ठीक है। लिक्विड में आपका जो है लगभग और लगभग 87% आपका पानी रहने वाला है, और ठोस में आपका जो 13% रहेगा उसमें कई सारी चीज़ें हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट वाइज नोट कर लेना है। 87 आपका लिक्विड में क्या रहेगा, वाटर रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि दूध का जो है पानी जैसा भाग होता है पूरा, तो आप जानते ही हैं सीधी सी बात कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, पानी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, तो वो लिक्विड होती है। लिक्विड में क्या होता है, वाटर होता है। कितने परसेंट होता है, 87% होता है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। अब सॉलिड भाग को हम पढ़ेंगे, क्योंकि लिक्विड में तो केवल पानी है, और पानी कितना है, 87% है। तो सॉलिड भाग में क्या क्या होते हैं उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड हिस्सा है इसका, दूध का जो सॉलिड भाग है, सॉलिड भाग को हम दो भागों में बांट देंगे। एक तो इसमें बांटेंगे जो फैट वाला हिस्सा होगा, जिसमें आपका फैट होगा, और दूसरा जिसमें आपका SNF होगा। SNF यानी कि जिसमें बसा नहीं होगी, बाकी चीज़ें होंगी। तो जो फैट होता है दूध में, दूध में फैट होता है लगभग 4%, और आपका SNF होता है लगभग 9%। इस प्रकार इन दोनों का टोटल मिलाया जाए तो आपका ये बनेगा 13%। तो वही हमने बात किया कि 87% आपका वाटर है, वाटर है, तो आपका 13% क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। तो फैट उसमें कितना हो जाएगा, आपका आपका फैट हो गया 4% और SNF हो गया आपका 9%। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं। अब पहले हम ले लेते हैं फैट को। तो सबसे पहले हम फैट के बारे में बात करेंगे, फैट क्या होता है।
तो जो आपका फैट है दोस्तों, इसको बोला जाता है बसा। और बसा जो है दूध में पायस या इमल्सन के रूप में उपस्थित होता है, पायस या इमल्सन फॉर्म में होता है, इमल्सन फॉर्म में होता है। और ये जो है क्रिस्टलाइज्ड गोलिकाओं के रूप में होता है, कणिकाओं या गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? दूध में पाया जाता है, पायस और इमल्सन फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड होता है ये। ठीक है, क्रिस्टलाइज इसको तब बोला जाएगा जब ये घी में होगा, ठीक है, और दूध में होगा तब इसको बोला जाएगा पायस या इमल्सन फॉर्म में पाया जाता है बसा आपका। ठीक है, अब बसा भी आपका दोस्तों निम्न प्रकार का होता है, और इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो इसको बोलेंगे एक्चुअल फैट, एक होगा इसका एक्चुअल फैट, एक्चुअल फैट, ठीक है, और एक होगा इसका दोस्तों यथार्थ वसा। ठीक है, एक होगा इसका फैटी एसिड। एक्चुअल फैट और फैटी एसिड दो तरह की आपकी जो है फैट होगी। एक तो होगा इसका एक्चुअल फैट और एक होगा फैटी एसिड। जो आपका एक्चुअल फैट होता है दूध में, जो कि वास्तविक वसा है, जो कि जिसे एक्चुअल में वसा कहा जाएगा, वो आपकी कितनी परसेंट होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है वसा का दूध में कितना परसेंट है, तो 3.95% आपका ये होगा। और बाकी जो शेष हिस्सा होता है उसमें होते हैं आपके फास्फोलिपिड्स, यानी फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये होते हैं 0.05% आपके। ठीक है दोस्तों, इसको आपको जो है नोट करते चलना है साथ साथ में, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो इसमें आपका घाटा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं इसको जो है इसको ब्लैक डिस्प्ले करूं क्या? आप जो है मुझे कमेंट में बता देना, अगर आपको आंखों में पढ़ते समय आंखों में दिक्कत आती हो तो मैं इसको ब्लैक फॉर्मेट में बना दूंगा। तो ब्लैक जो है आई रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आंखों को जो है दर्द नहीं होता है। तो अगर आप कहो तो मैं इसको जो है इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये आपका ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ब्लैक में जो है मार्कर हमको थोड़े से डार्क रखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, डार्क मार्कर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डार्क में येलो चूज कर लेते हैं, रेड चूज कर लेते हैं, एक आपका पिंक ले लिया करेंगे। तो अब जो है आपके बशीय पदार्थ हो गए, वास्तविक यथार्थ वसा हो गई। तो जो आपके फैटी एसिड हैं उनमें क्या क्या हो सकता है? तो फैटी एसिड में आपका होगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड कौन कौन से देखने को मिलेंगे उनको जो है आपको नोट कर लेना है। तो जो आपके फैटी एसिड हैं इसमें एक तो आपका फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन होंगे। क्या क्या होंगे? फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन होंगे। विटामिन आपको पता ही है, सी को छोड़कर लगभग सभी पाए जाते हैं। बी 1 और बी 2 जो है ज़्यादा होते हैं, बी 1 और बी 2 ज़्यादा होते हैं, सी भी होता है। ठीक है, और फास्फोलिपिड आपके जो है, फास्फोलिपिड में लेसिथिन, सिफेलिन, स्फिंगोमाइलिन होता है। एक तो आपका लेसिथिन होगा, ये पूछा गया है, लेसिथिन, सिफेलिन और स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन ये आप लिख लेना दोस्तों, पूछे जाते हैं ये। तो ये आपके फास्फोलिपिड्स इसमें होंगे। कलर इसमें वाइट भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन को आपको पता ही है। अब इसमें जो एस एन एफ है, हमारा अगला पार्ट एस एन एफ। एस एन एफ लगभग इसमें कितना परसेंट बोला हमने? 9% होता है। तो उस 9% में क्या क्या होता है वो आपको जो है जानना है। तो आपका जो एस एन एफ है, एस एन एफ में आपका दोस्तों एक तो लैक्टोज होगा, और एक होगा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होंगे, और एक होगा आपका मिनरल्स। तो एक आपका लैक्टोज होगा, लैक्टोज, और एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होंगे, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, और एक आपका होगा दोस्तों मिनरल्स, मिनरल्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स होंगे उनको जानेंगे। नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? लैक्टोज। लैक्टोज को दोस्तों दूध की शर्करा कहा जाता है, इसको कहा जाता है दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा कहा जाता है, ये पूछा जाता है दोस्तों। और लैक्टोज की मात्रा जो है आपको देखने को मिलेगी 4.7 टू 4.9%, ये आपको देखने को मिलेगी। और जो आपका नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो लगभग
3.4 to 3.5% आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो है लगभग 0.7 to 0.8% मिलेगी। और दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, कौन कौन सी पूछी गई हैं, एक लैक्टोज मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक मिनरल्स, ये दोनों आपसे पीएटी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त इसमें जो प्रोटीन होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सी चीज़ें होंगी नाइट्रोजनस? तो आपका प्रोटीन है जो एकमात्र प्रोडक्ट है इसमें, वो है नाइट्रोजन युक्त। तो प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं, एक जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होगा और एक जिसमें नहीं होगा। तो दो तरह के प्रोटीन होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन है वो कौन कौन से हैं उनके नाम लिखें। तो आपको यहाँ इनके नाम लिखना है। एक तो आपका केसिन हो जाएगा, केसिन है। ठीक है, एक आपका एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है, और एक आपका ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है दोस्तों, और ये आपके क्या है, नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन। और जो नाइट्रोजन रहित हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक आपका अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया, और क्रिएटिन, क्रिएटिन, और क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, ये आपके अलग अलग फॉर्मेट में होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज होंगे। जो खनिज आपके जिनको मिनरल्स कहा जाता है, तो मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स होंगे वो आप जरा एक नज़र में समझ लें। मिनरल में अगर बात करें तो आपको पता होता है कि मिनरल आपके अम्लीय होते हैं और आपके क्षारीय होते हैं। अम्लीय और क्षारीय दो तरह के आपको मिनरल्स देखने को पड़ेंगे। तो अम्लीय का स्वाद जो है खट्टा होता है, खट्टा, और इसका स्वाद जो है खारा या छार जैसा होता है, छार जैसा टेस्ट, आपने कभी कड़वा सा होता है थोड़ा सा, तो ये होते हैं। तो दूध में जो है खटास होती है, खटास किन के उनके मिनरल्स के द्वारा आती है? तो वो आती है आपके फास्फोरस, क्लोरीन और आपका सल्फर के कारण। लेकिन अगर इसमें क्षारीयपन आता है तो वो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका पोटेशियम, इसके अलावा आपका जो है सोडियम के कारण आता है। तो ये आपके जो है मिनरल्स हैं। इसके अलावा कुछ अदर पार्ट्स होते हैं दूध में, वो भी आपको पता होना चाहिए। आज जो है हम सबसे ज़्यादा डेटा पढ़ेंगे, और डेटा ही जो है डेयरी में सबसे ज़्यादा आपको डेटा पढ़ने को मिलेगा। तो डेटा आप लिखना और रोज़ इसको याद करने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि डेटा अगर याद हो जाता है ना तो डेटा भूलते नहीं है। डेटा याद करने की सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ जब क्लास लिया करें तो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लिया करें। तो डेटा को याद करने की यही सबसे चीज़ें होती हैं। इसमें आपका होता है अदर में सोल्यूबल गैस, सोल्यूबल गैस जो घुल जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो ऑक्सीजन हो जाएगी, एक आपका CO2 हो जाएगा, और एक नाइट्रोजन। तो ये गैसें दूध में पाई जाती हैं। और विटामिन आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों। कुछ एंजाइम होंगे, एंजाइम, और वो एंजाइम कौन से हैं? तो एक तो आपका लाइपेज है दोस्तों, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, और एक होगा आपका डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम। ये आपके एंजाइम पाए जाते हैं दूध में। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होती हैं और कुछ आपके जो है पिगमेंट्स होंगे। पिगमेंट्स आप जानते हैं दोस्तों किन्हें कहा जाता है? तो पिगमेंट उन चीज़ों को कहा जाता है या उन वर्णक को कहा जाता है जो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, या किसी भी, जैसा लिक्विड है हमारा, दूध का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो दूध का कलर सफ़ेद होता है भैंस का, और पीला होता है गाय का। तो ये जो कलर है वो कलर किससे आ रहा है? तो वो कलर जो है पिगमेंट्स के कारण आता है। और कौन कौन से पिगमेंट्स दूध में पाए जाते हैं? तो एक तो आपका दोस्तों जेंथोफिल पाया जाता है, जेंथोफिल, जेंथोफिल पाया जाएगा। एक आपका कैरोटीन पाया जाएगा, कैरोटीन पाया जाएगा दोस्तों। और एक पाया जाएगा आपका राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन पाया जाएगा। जो राइबोफ्लेविन होता है वो विटामिन B2 का सोर्स होता है। ठीक है, कैरोटीन होता है विटामिन A का सोर्स। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके पाए जाते हैं दोस्तों। अब जो है इसके आगे हम चलते हैं।
हमने दूध का संगठन पढ़ा, ये आपको जो है अच्छे से उतार के रखना है ताकि आपको जो है ये याद बना रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे दूध के संगठनों का वर्णन। तो वर्णन में हमको पढ़ना है, पहले सबसे पहले जो है हमारा रहेगा वसा। वसा का संगठन हम देखेंगे कैसी होती है हमारी वसा। तो एक हेडिंग डाल लो यहाँ, फैट, या इसको बोला जाएगा आपका वसा, फैट या जिसको बोलते हैं हम वसा। तो जो दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठन होता है वो होता है आपका वसा, सर्वाधिक परिवर्तनशील। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठन, तो वो होगा आपका वसा। वो कैसे दोस्तों? तो ये जो है गर्मी में जल्दी पिघल जाता है, तो इसका कंटेंट जो है बढ़ जाता है। वहीं सर्दियों में कंटेंट जो है इसका कम हो जाता है। तो ये जो है आपका परिवर्तनशील होता है दोस्तों, बढ़ेगा घटेगा, ये इसमें जो है गुण पाया जाता है वसा में, इसलिए ये दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील है। इसके बाद जो है प्रोटीन सर्वाधिक परिवर्तनशील है। तो अगर ऑप्शन में आपको प्रोटीन दिया हो, वसा दिया हो, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा हो कि सर्वाधिक परिवर्तनशील, तब आपका आंसर जो है वो होगा आपका क्या, वसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब जो वसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो फैट होता है वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में आपके दूध में फैली होती हैं। इनकी संख्या जो है 1.5 टू 3 मिलियन तक होती है दूध में। ये इनकी संख्या होती है दूध में दोस्तों, नोट कर लेना है ना। और इन गोलिकाओं का आकार अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे 2 से 5 माइक्रोन आपका देखने को मिलता है जनरली जो है 2 से 5 माइक्रोन मिलता है। लेकिन जो है भैंस के दूध में इसका 5 माइक्रोन होता है। भैंस के दूध में अगर देखा जाए तो 5 माइक्रोन आपका भैंस के दूध में इसका साइज होता है, भैंस के दूध में। और 2 से 2.5 माइक्रोन, 2.5 से 3 मान लीजिए, तो 2.5 से आपका 3 माइक्रोन होगा गाय के दूध में। जो आपका गाय का दूध होता है उसमें वसा गोलिकाएं आपकी 2.5 से 3 माइक्रोन, और भैंस के दूध में आपकी 5 माइक्रोन तक की इसकी गोलिकाओं का साइज होता है। और ये गोलिकाएं हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, इस प्रकार दूध में जो है फैली हुई होती हैं। जो दूध होता है उसमें इस प्रकार फैली हुई होती हैं ये गोलिकाएं। ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये पायस इमल्सन फॉर्म में होता है। तो वो पायस इमल्सन फॉर्म बनता है कब? जब ये गोलिकाएं टूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूध जो है, दूध की जो वसा होती है या फैट होती है वो रंगहीन होती है, अर्थात उसका कोई रंग नहीं होता है। तो ये क्या है? रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस। और इसके 1 ग्राम ऑक्सीकरण होने पर 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ोगे कहाँ? रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन जब आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। उस समय हम जो है वसा का यानी फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का जो है हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण मतलब जब प्लांट जो है क्या करता है? श्वसन करता है। तो श्वसन एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसमें जो है एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी क्या है? आपकी खर्च होती है। और एनर्जी के रूप में आपका क्या खर्च होता है? कार्बोहाइड्रेट खर्च होती है। कार्बोहाइड्रेट खर्च होती है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे आप प्लांट में, आपको पता है कि प्लांट में क्या होता है? तो प्लांट में ग्लूकोज होता है आपका। ठीक है। और एनिमल सेल में आपका ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ये जो है, ये जो एनर्जी है खत्म होती है एटीपी के रूप में। तो वो रेस्पायरेशन के समय अगर हम देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट से देखें तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगी। ठीक है। इतना इसका कैलोरी मान निकलेगा, इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोटीन की, प्रोटीन में आपका कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो आपकी 4.8 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, 4.8 किलो कैलोरी प्राप्त होगी। वहीं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका 1 ग्राम से, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से आपको 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। कौन कौन सा? एक तो ये, और एक आपका ये, और ये। इनको जो है आपको अच्छे से नोट करना है, एक ही जगह लिख लेना, मैंने अलग अलग लिख दिया। कारण ये था कि डिस्प्ले पर इतनी जगह है दोस्तों, तो ये आपको जो है अलग अलग से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
अभी हम वसा ही कवर कर रहे हैं, आगे और पढ़ेंगे अभी वसा के बारे में। इसमें जो है जो हमारी वसा होती है, तो जैसे मक्खन हम लोग खाते हैं, मक्खनों में जो मक्खन हो गया आपका, घी हो गया, बटर हो गई, इनमें जो है एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। और वो खुशबू जो है किससे आती है, तो खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है आपका डाई एसिटिलीन। डाई एसिटिलीन डाई एसिटिलीन नामक रसायन जिम्मेदार होता है। हिंदी में इसको डाई एसिटिलीन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एग्जामिनर इसको लिखता है, डाई एसिटिलीन। डाई एसिटिलीन लिखेगा वो हिंदी में, ठीक है दोस्तों। तो वो जो खुशबू होती है, जो आज आपको पता है जब हम घी में रोटियों को लगाते हैं तो उस समय बड़ी अच्छी महक आती है, तो वो जो महक आती है वो डाई एसिटिलीन रसायन के कारण आती है। और ये रसायन जो है कब बनता है, तो दूध में जो साइट्रस होती है उसके टूटने पर, दूध की साइट्रस टूटने पर ये तैयार होती है, ठीक है। दूध में जो साइट्रस एसिड होती है, साइट्रस रसायन होता है, केमिकल होता है, उसके टूटने पर आपका जो है डाइएसिटिलीन का निर्माण होता है। तो डाइएसिटिलीन खुशबू के लिए जिम्मेदार होती है दूध में, ठीक है, ये आपको पता हो गया। और दूध के अंदर आपका लाइपेज नामक जल अपघटनीय एक एंजाइम होता है। लाइपेज जो है आपका क्या करता है, जल अपघटन करता है। लाइपेज क्या करेगा, तो ये आपका जल अपघटन करेगा, जल अपघटन। और जब जल अपघटन दूध में होगा तो दूध में क्या है, आपको खट्टी महक आने लगेगी, खट्टी महक आने लगेगी। दूध में जो खट्टी महक आती है उसको कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कहते हैं। और ये रेंसिडिटी किसके कारण आ रही है, तो ये रेंसिडिटी आपकी लाइपेज एंजाइम के कारण आ रही है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक तो आपकी खट्टी महक के लिए आपका लाइपेज जिम्मेदार है, और खुशबू के लिए आपका डाई एसिटिलीन जिम्मेदार है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आपके जो मक्खन और जो आइसक्रीम में एक सैंडीनेस अवगुण होता है, वो भी इसके लिए भी जिम्मेदार लाइपेज ही होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें हम शक्कर की मात्रा को कम कर देते हैं, इसलिए होता है, वो आगे हम इसको समझेंगे। दूध वसा में आपका लिनोलिक एवं अरेचिडोनिक आवश्यक बशीय अम्ल जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो जो आवश्यक बशीय अम्ल होते हैं यानी इम्पोर्टेंट फैटी एसिड दूध में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लिनोलिक, लिनोलिक और अरेचिडोनिक। ये जो है इम्पोर्टेंट फैटी एसिड्स हैं जो दूध में पाए जाते हैं। तो आपका जो है यहाँ हमने बसा कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूध बसा का संगठन। जो दूध में बसा होती है उसका संगठन हम देखेंगे, तो क्या क्या संगठन होते हैं उसके बारे में समझते हैं। इसका जो है आपको पाचकता गुणांक, अगर दूध की पाचकता देखी जाए तो दूध बसा की पाचकता गुणांक देखा जाए कि कितनी जल्दी पचता है, तो इसका पाचकता गुणांक जो है, पाचकता गुणांक आपका 99% है। वो कैसे है, क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का क्रूड फाइबर नहीं पाया जाता है, क्रूड फाइबर नहीं होता है, इसलिए इसका जो है पाचकता गुणांक सर्वाधिक होता है दोस्तों। 1 सेकेंड। पाचकता गुणांक इसका सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसमें जो है आपका, इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, तो इसकी डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 0.912.93, ये होती है। अर्थात ये पानी से हल्का होता है, पानी से हल्का होता है, पानी से हल्का होता है। पानी का जो है घनत्व आपका 1 होता है, पानी का घनत्व कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए जो है बसा, बसा आपकी पानी में तैरती है, बसा पानी में तैरती है। उसके उसका कारण क्या है, उसका क्या कारण आपका यही है कि उसकी जो है डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, पानी से कम होती है। पानी की 1 होती है और इसकी जो है 0.912 0.93 होती है, ठीक है। समझ आ रहा होगा दोस्तों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें जो भी आपको ना समझ आए कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं उसको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में समझा दूँ, या फिर अगर कमेंट बॉक्स में ही समझा पाऊँ तो मैं वहाँ समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों।
इसका जो है अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो है आज तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है 1.45। ठीक है दोस्तों। और इसका द्रवणांक क्या होता है? द्रवणांक यानी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है, मतलब ये कितने टेम्परेचर पर लिक्विड में बन जाएगा, तो ये होता है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर को कहा जाता है रूम टेम्परेचर। जो हमारे घरों में कमरे होते हैं उनका लगभग यही टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर पर जो है वसा हमारी फैट जो है द्रव अवस्था में होगी, द्रव अवस्था में आ जाती है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका जो है आयोडीन मान, आयोडीन मान आपका जो है साबुनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आयोडीन आपका 25 से 35 होता है। ठीक है। और इसका साबुनीकरण मान, साबुनीकरण मान क्या होता है? तो वो आपका जो है 210 से 235 रहेगा, 210 से 235 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए वसा का जो है कंपोजिशन। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो वसा तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपको मैं इसके नोट्स जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। उसका कारण ये है कि इसकी जो है कॉपी नहीं प्राप्त हो पाती है हमको। लेकिन हमने कोशिश की थी तो एक बार निकल गई थी, तो अगर ये निकल जाएगी तब तो हम इसको टेलीग्राम पे भेज देंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे? तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा। जो हमारा कमेंट बॉक्स है इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, एक तो ये देख लेना। और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है मैंने। ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है। तो तीनों मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। आप जो है जाकर चाहें तो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर मैं आपको ये जो हमारे जितने भी पीपीटी पीडीएफ हैं वो सब, और यहाँ जो है आपके कंसल्ट के लिए मैंने ये बनाया है, कंसल्ट करने के लिए। और इंस्टाग्राम पर जो है डेली पोस्ट आती हैं रिगार्डिंग टू हमारे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ की जाती हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो आपको जो है ये ज्वाइन कर लेना। आप प्रोटीन पढ़ते हैं हम। प्रोटीन मैंने हेडिंग बनाई। प्रोटीन आपका एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसमें आपका कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कुछ रूप में सल्फर भी पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। तो CHON कौन SP, इन प्रोडक्ट से ये बना होता है। सीधा याद रखना है आपको, कौन CHON कौन, तो वो है आपका SP है। तो आपसे एक बार पूछा गया था कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो CHON कौन कौन है? SP है। तो ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये आपको मैंने एक ट्रिक बता दी इसको याद करने की। CHON कौन कौन है? SP। ठीक है। वसा में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों। जो हमारी वसा होती है इसमें जो है दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक तो जो वसा में सॉल्युबल होते हैं, जो घुल जाते हैं, और एक नॉन सॉल्युबल होते हैं, नॉन सॉल्युबल। दो प्रकार के आपके जो है वशीय विटामिन होते हैं। तो जो वसा में घुल जाते हैं उनको कहते हैं अडैक, ADEK। ये इसी की ट्रिक है, अडैक। ठीक है। और जो नहीं घुलते उनको तो हम वैसे क्या देते हैं, BC। और BC का अर्थ आपको अच्छे से पता है दोस्तों, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो BC के बारे में तो आप बहुत डीप जानते होंगे। ठीक है। एक तो आपका अडैक हो जाएगा वसा में, घुलनशील विटामिन आपके अडैक हो जाएंगे, और वसा में नहीं घुलते हैं उनको कहेंगे हम BC। तो BC आपको याद रखना है। ठीक है। तो प्रोटीन कौन कौन से तत्वों से बना है? CHON कौन SP, ये उसकी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितना प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले से ही। तो ये जो है प्रोटीन हमारा दूध में किस फॉर्म में पाया जाता है? कोलॉइड फॉर्म में पाया जाता है, कोलॉइड फॉर्म में, कोलॉइड फॉर्म में पाया जाता है आपका दूध में प्रोटीन। ठीक है दोस्तों। और जो आपका केसिन होता है, जो दूध का प्रोटीन होता है, तो वो केवल दूध में पाया जाता है। जो केसिन होता है ये ओनली फॉर मिल्क होता है, ओनली फॉर मिल्क होता है। मिल्क के अलावा और किसी चीज़ में नहीं पाया जाता। केसिन को कहा जाता है दूध का प्रोटीन।
दूध का प्रोटीन। और दूध में केसीन के अलावा आपको एल्ब्यूमिन मिल जाएगा, एल्ब्यूमिन मिल जाएगा, ग्लोब्यूलिन मिल जाएगा, ग्लोब्यूलिन मिल जाएगा। ये प्रोटीन उसमें देखने को आपको मिलेंगे। दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जो आपका केसीन होता है, केसीन क्या है आपका, मॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूलर होता है, ऐसा मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। तो ये जो है सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस से। तो जब कोई चीज आ रही है, वाइट चीज आ रही है, वाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस समय जो है ऊर्जा हमें सफेद दिखाई देती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं दोस्तों, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। जब कोई सतह जब कोई सतह सारे कलर अवशोषित कर ले, सारे जितने भी कलर अवशोष कर सकती है, वो जितने भी कलर हैं वो सभी को अवशोषित कर ले, तब उस सतह का रंग जो है, तब उस सतह का रंग काला होगा, काला होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सफेद को अवशोषित कर रही है और बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर रही है, केवल एक रंग को बाहर निकाल रही है, तो वो जिस रंग को निकाल रही है वही उसका कलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्लैक कलर होता है वो सभी रंग को अवशोषित कर लेता है, और जो सफ़ेद होती है वो उसमें परत जो है किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती है। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, कारण ये है कि ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझ नहीं आते हैं। आप एक बार फिर अच्छे से समझें। जो कोई सतह अगर सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रही है, कोई सतह अगर सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रही है, किसी भी किरण को रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही है, तब उसका रंग काला होगा। लेकिन अगर कोई सतह सारे कलर को अवशोषित करके सफ़ेद को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसका जो है रंग सफ़ेद हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो सतह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग हो जाता है। तो मैंने केसिन के भी कॉन्सेप्ट में यही बताया। तो केसिन क्या है, मॉलिक्यूलर है, और मॉलिक्यूलर जो है किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाता है। इसीलिए दूध का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। और गाय के दूध में केसीन आपका 2.5% पाया जाता है, गाय के दूध में 2.5%। और भैंस के दूध में केसीन जो है आपका 3% पाया जाता है, 3% भैंस के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध में आपको सबसे ज़्यादा अल्फा केसीन मिलेगा, और भैंस के दूध में आपको बीटा केसीन मिलेगा। ये दो फॉर्म होते हैं केसीन के। ठीक है, और शुद्ध रूप में केसीन बारीक पाउडर होता है जो पानी में मात्र 0.1% घुलनशील होता है। अगर शुद्ध रूप में इसे निकाला जाए तो ये पाउडर फॉर्म में निकलेगा। और जो है पानी में ये कितना घुलनशील होता है, 0.1% होता है, अर्थात ये जो है पानी में कम घुलनशील होता है। लेकिन आप कहोगे कि सर फिर दूध में तो केसीन होता है लिक्विड फॉर्म में। तो दोस्तों हमने ठोस केसीन को सॉलिड फॉर्म में पढ़ा था। किस फॉर्म में पढ़ा था, सॉलिड फॉर्म में, आपको अगर याद हो तो। वैसे तो मैं जो याद करा देता हूँ उसको बच्चे भूलते नहीं हैं, तो आपको याद होगा ही। अब हम केसीन का संगठन जान लेते हैं, केसीन में क्या क्या होता है। तो लिखिए, कार्बन परसेंटेज लिखेंगे, और ऑक्सीजन लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे, और H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन, और फास्फोरस एंड सल्फर लिखेंगे। तो ये कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं वो लिखना है आपको और याद करना है दोस्तों। तो ये आपका एक तो 53% कार्बन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा 22%, आपका नाइट्रोजन पाया जाएगा 16%, हाइड्रोजन पाया जाएगा 7%, और फास्फोरस एंड सल्फर पाया जाएगा 2%। आपको इसी क्रम में याद करना है। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये घटते हुए क्रम में है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमको अगले प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ना है। अगला प्रोटीन है हमारा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। इन दो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। ये भी जो हमारे दूध के प्रोटीन होते हैं, इनको जो है व्हे प्रोटीन भी कहा जाता है, व्हे या सीरम प्रोटीन भी कहा जाता है। सीरम और व्हे क्यों कहा जाता है उसका मैं कारण बताता हूँ दोस्तों। ग्लोब्यूलिन होता है आपका, ये होता है एंटीबॉडी,
एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे, उनको हम कहते हैं अल्फा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन कहा जाता है किनको? एंटीबॉडीज को। तो ये जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं शरीर में। तो जब आपका कोरोना आया था, कोरोना, उस समय हमारे शरीर में एक वैक्सीन दी जा रही थी। उस वैक्सीन में दोस्तों क्या था, उस वैक्सीन में आपके कोरोना की, कोरोना का जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है उसकी माइल्ड स्ट्रेन दे रहे थे। उसकी हमको क्या दिया जा रहा था, माइल्ड स्ट्रेन दे रहे थे। माइल्ड स्ट्रेन को क्या बोल, माइल्ड स्ट्रेन क्या होती है दोस्तों, तो इसमें जो है कोरोना के जीवित जीवाणु जो कि हल्की मात्रा में होते हैं वो आपके शरीर में छोड़े जा रहे थे। तो जब वो शरीर में आपके छोड़े जा रहे थे तो उस समय आपका शरीर एंटीबॉडी बना रहा था। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज जो है शरीर में होने वाली गतिविधियां, जैसे कि बुखार आ रहा है तो बुखार से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार किए जाते हैं शरीर में। उसी प्रकार कोरोना जो है एक नई चीज थी, तो इससे लड़ने के लिए शरीर हमारा इम्यून सिस्टम तैयार करता है, तो वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो उन्होंने जो एंटीबॉडीज बनाए, फिर उस एंटीबॉडीज की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, वैक्सीनेशन बोला जाता है। तो वैक्सीनेशन में हम सीरम तैयार करते हैं। और वो सीरम कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों, तो सीरम तैयार किया जाता है आपका कि जैसे मान के चलिए मैंने कोरोना का सैंपल लिया, कोरोना के सैंपल को मैंने घोड़े के, जो हमारा घोड़ा है उसके जुगलर ग्लैंड में, जुगलर ग्लैंड में, और जुगलर ग्लैंड क्या होता है ये आपको सर्च करना होगा दोस्तों, क्योंकि सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा। जुगलर ग्लैंड आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। जुगलर ग्लैंड में जो है इंजेक्ट किया जाता है, इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो है 7 to 15 डेज, 7 to 15 डेज आपका सीरम तैयार हो जाएगा, इसी जगह पे सीरम तैयार हो जाएगा। और उस सीरम को जो है निकाल कर फिर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ट्रायल किए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारी वैक्सीन तैयार होती है। ये तो आपकी वैक्सीन बनाने की विधि है। तो सर हमें वैक्सीन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आपको वैक्सीन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो आपका एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन है वो मुख्यतः आपका खीस में पाया जाता है। दूध में इसकी मात्रा कम होती है, खीस में पाया जाता है। और खीस जो है 1 से 5 दिन तक निकलती है बछड़े के जन्म के बाद। और ये जो है बछड़े के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बछड़े के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके जीवन में अगर उसको प्रतिरक्षा के रूप में आपने खीस नहीं पिलाया तो बछड़ा जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो खीस होता है वो बछड़े को इम्यून सिस्टम प्रदान करता है लंबे समय तक। जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाने के लिए खीस को पिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इसको भे या सीरम प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रोटीन जो होता है जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन जब हम इसको गर्म करते हैं, आपने देखा होगा कि हम पेशियों को गर्म करते हैं, पेशी को या चीका को जब हम गर्म करते हैं तो वह फट जाता है। तो वो क्यों फट जाता है, क्योंकि इसका गुण है फटना। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन को जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसे फटने वाली प्रोटीन भी कहते हैं, इसको कहते हैं फटने वाली प्रोटीन। हिंदी में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, फटने वाली प्रोटीन के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। खीस गर्म करेंगे तो ये शीघ्र फट जाएगा। ठीक है, ये कोलाइड के रूप में पाया जाता है दूध में, परंतु गर्म करने पर इसका गुण समाप्त हो जाता है और ये पायस इमल्सन में बदल जाता है। अगर फटने के बाद जो है इसका गुण समाप्त हो जाएगा तो ये पायस इमल्सन में बदल जाएगा। और जो ग्लोब्यूलिन है बछड़ों में जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन आपका एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कि इम्यून सिस्टम कौन बढ़ाता है बछड़े में, बछड़े में इम्यून सिस्टम कौन बढ़ाता है एग्जैक्ट पूछा जाए तब आपको लगाना है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन को आपको टिक करना है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लैक्टोज। लैक्टोज को दोस्तों हमने क्या कहा था, तो इसको कहा था हमने दूध की शर्करा, लैक्टोज। लैक्टोज या इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज को क्या बोला जाता है, दूध शर्करा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो है दूध की कुछ जो है सत्य या वास्तविक घोल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क
क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जो केवल और केवल एक ही चीज में पाया जाता हो। जैसे कि आपका लैक्टोज है, वो केवल दूध में पाया जाता है। एक तो आपका लैक्टोज है, और ये एक आपका केसीन है, केसीन, दूध का प्रोटीन। ये केवल और केवल दूध में पाए जाएंगे, इसके अलावा और किसी चीज में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको ट्रू सॉल्यूशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। मतलब ये केवल और केवल दूध में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सत्य घोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य घोल। आगे हम बात करते हैं जो आपका लैक्टोज होता है दोस्तों। लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। लैक्टोज आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के ऑक्सीकरण होने पर कितना हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो आपको 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी दोस्तों, ठीक है। और लैक्टोज आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है लैक्टोज के बारे में आपको याद रखना है, एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, ठीक है। कच्चे दूध को कुछ समय रखने पर इसमें जो है उपस्थित जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमारिस आदि क्रिया करके दूध को दुग्ध अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। तो ये आपके काम का नहीं है दोस्तों। आगे इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, C12H22O11 प्लस H2O। इसका जो है फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स रह गए हैं, मिनरल्स और रह गए हैं। इसके बाद हमको खीस पढ़ना है, और फिर हमारा ये जो है कंपोजिशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारे मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स को कहा जाता है खनिज। खनिज कौन कौन से खनिज हैं आपके, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आपके जो है खनिज होते हैं, तो दूध को जब हम 550 डिग्री ताप पर जला लेते हैं, तो जला लेने पर उसमें जो राख वाला भाग बन जाता है। 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम दूध को गर्म करते हैं, तो जो राख बचती है उसको हम कहते हैं मिनरल्स। एक्चुअल फॉर्म उसका वही होता है, मिनरल्स। और दूध में आपके मिनरल्स 0.7 टू 0.8% पाए जाते हैं। और ये कब प्राप्त कर सकते हैं हम, तो जब हम राख इसकी जो बचा लेते हैं, वो जो है इसमें होता है खनिज में। तो बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए। बाकी ये दूध को खट्टे कर सकते हैं, मैंने शुरू में ही आपको बताया, खट्टे या क्षार बना सकते हैं दूध का। तो वो किस बेस पर बना सकते हैं, किसी भी क्षारीय मिनरल का अधिक हो जाना उसको क्षार बना देगा, और अम्लीय का अधिक हो जाना अम्ल बना देगा। इसके अलावा जो है गाय के दूध में कैल्शियम जो है 0.13% और भैंस के दूध में 19% होता है। गाय के दूध में कैल्शियम 0.13% होगा, और भैंस के दूध में आपका ये होगा 0.19%, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो है कैरोटीन, गाय के दूध में कैरोटीन आपको 30 माइक्रोग्राम मिलेगा। 30 माइक्रोग्राम कैरोटीन गाय के दूध में मिलेगा, और लगभग 0.25 माइक्रोग्राम भैंस के दूध में मिलेगा। भैंस के दूध में इतना क्यों कम? क्योंकि आपको पता है भैंस के दूध का रंग होता है सफ़ेद, और कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हो जाता है पीला, हल्का पीला। तो ये जो है इसके कारण होता है, इतनी मात्रा पाई जाएगी तो पीला हो जाएगा, ठीक है। गाय के दूध में लोहा नहीं होता, जबकि बकरी के दूध में आयरन पाया जाता है। आयरन जो है बकरी के दूध में पाया जाता है, बकरी के दूध में आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। थनैला रोग में कैटालेज एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। जो कैटालेज एंजाइम होते हैं, कैटालेज एंजाइम की मात्रा थनैला रोग से पीड़ित पशु में बढ़ जाती है। जो आपका थनैला रोग से ग्रसित पशु है उसमें बढ़ जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम दूध लगाते हैं तो उस समय हम जो है फर्स्ट स्ट्रिप जो है स्ट्रिप कप में लेते हैं। और स्ट्रिप कप में क्यों लेते हैं, उसका कारण ये है कि हम उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि उसमें जीवाणुओं की संख्या कितनी होती है। नॉर्मल जो है 30,000 के आसपास होती है जब गर्म कर लेते हैं हम उस समय। तो उस समय देखा जाता है अगर जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने बताया था कि 2 लाख होंगी, 2 लाख होगी, तो उसको गुड बोला जाएगा।
इनसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 लाख हुए, 3 लाख जीवाणु हुए तो वो जो है घटिया हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता है थनैला के बारे में। और अब जो है हम पढ़ेंगे खीस के बारे में। तो जो आपका खीस है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद जो है आप बढ़िया नोट्स तो प्रिपेयर कर ही चुके हैं, फिर नोट्स को जो है अच्छे से पढ़ना आप, ताकि यहाँ से आने वाला हर एक सवाल आपसे बन जाए। तो लास्ट 10 मिनट है हमारे पास, इसमें हम खीस के बारे में पढ़ लेते हैं। खीस को जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। खीस को कहीं तेली कहा जाता है, किन्हीं स्थानों पर चीका कहा जाता है, किन्हीं स्थानों पर इसे पेवशी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम बोला जाएगा, कोलेस्ट्रम। तो इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। शुरू में हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि ये जो है बछड़े के जन्म से 1 से 5 दिन तक हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनकी मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है, आपको मैंने शुरू में ही बताया। और ये जो है इम्यून सिस्टम को, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है हम इसका संगठन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से प्राप्त होता है। गाय में जो है 3 से 4 दिन तक प्राप्त होता है गाय में, और भैंस में जो है ये 5 से 7 दिन तक प्राप्त होता है। तो ये पूछा गया है कि गाय में कितने दिन तक खीस प्राप्त होता है, भैंस में कितने दिन तक प्राप्त होता है, ये आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसका संगठन देखें तो संगठन आपको लिखना है इसका। इसमें जो है टोटल सॉलिड कितना होगा, टोटल सॉलिड देखना है एक तो आपको, टोटल सॉलिड। एक इसमें देखना आपको फैट, और एक देखना है इसमें लैक्टोज, और केसिन की मात्रा, केसिन की मात्रा, एल्ब्यूमिन की मात्रा, एल्ब्यूमिन की मात्रा, ग्लोब्यूलिन की मात्रा, और मिनरल्स देखना है, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, और कैरोटीन और कैल्शियम, कैरोटीन और कैल्शियम, ये 2-3 चीज़ें और देखना है। तो इसमें टोटल सॉलिड लगभग 25 से 30% होता है। टोटल सॉलिड 25 से 30% देखा जाएगा आपका। और इसमें जो फैट होता है वो लगभग 3.5% होता है, फैट की मात्रा कम होती है। लैक्टोज इसमें होता है 2.2%। और इसमें जो है केसिन की मात्रा 5% होगी, और एल्ब्यूमिन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, वो लगभग दूध से 6 गुना होती है, दूध में जितनी होती है उससे 6 गुना होगी। ग्लोब्यूलिन की मात्रा 12 से 15 गुना होगी, दूध से लगभग 12 से 15 गुना होगी। और मिनरल्स जो है आपके दूध से 1.5 गुना होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे आपको मिनरल पता है कि दूध में 0.7 से 0.8 पाया जाता है, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैरोटीन 9 गुना होता है, कैल्शियम जो है 5 गुना होता है। तो ये आपका जो है खीस का संगठन है दोस्तों, ये आपको याद हो जाएगा। अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में, तब हम जो है सभी जो जानवर हैं, जैसे आपके गाय हैं जो इम्पोर्टेंट है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, जिनके जो है पिछले पेपरों में पिछले में पूछे गए हैं, उनके संगठन हम जो है संगठन संगठन यहाँ लिखेंगे कि उनमें कितना, उनके दूध में कितना फैट, कितना वाटर, और लैक्टोज, एसएनएफ, एसएनएफ और मिनरल्स कितने कितने परसेंटेज में पाया जाता है। तो कल एक टेबल हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, और इसको जो है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।